अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड कंपोनेंट्स। हीमाटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारी लैब सर्विसेज होती हैं उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है ब्लड बैंक। इसमें जब हम किसी डोनर से ब्लड लेते हैं तो उसका ब्लड सारे का सारा किसी मरीज़ को नहीं लगाते। नॉर्मली जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं या छोटे सेटअप हैं वहाँ पे तो ऐसा ही होता है कि जो भी ब्लड आएगा उसकी स्क्रीनिंग और क्रॉस मैच करके रेसिपिएंट को लगा दिया जाता है। लेकिन जो बड़े और अच्छे सेटअप्स हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ब्लड के कंपोनेंट्स बनाने की, वहाँ पे हम ब्लड को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, मतलब रेड ब्लड सेल अलग करके, प्लेटलेट अलग करके और प्लाज्मा अलग करके, जिसको जो जो पोर्शन ज़रूरत हो वो लगा सकते हैं। इस चीज़ को हम ब्लड कंपोनेंट्स कहते हैं। इनको बनाते कैसे हैं, इसको स्टोर कैसे करते हैं, और इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थेरापी बाय ब्लड कंपोनेंट इज़ अ एडवांस फॉर्म ऑफ थेराप्यूटिक्स। जैसे मैंने बताया कि ब्लड कंपोनेंट्स हर जगह पे नहीं बनते। इट प्रोवाइड्स द टारगेट ओरिएंटेड कॉम्पनसेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। अगर किसी बंदे के रेड ब्लड सेल कम है, अनीमिक है, तो हम उसको सिर्फ रेड सेल कंसनट्रेट लगाएंगे। अगर किसी बंदे का ब्लड वॉल्यूम कम है, उसको प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो हम उसको एफएफपी लगाएंगे। और अगर किसी बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम उसको प्लेटलेट लगाते हैं। तो जो हमारे पास ब्लड जब हम निकाल लेते हैं तो उसको विद इन 6 आवर्स जो है हम उसको कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास ब्लड बैग होते हैं जिसके अंदर जो है एंटीकोगुलेंट डाला होता है, वो ब्लड बैग सिंगल पैकेट वाला भी हो सकता है, डबल ट्रिपल और क्वाड्रुपल ब्लड बैग भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास फैसिलिटी कौन सी है। क्या हम अपने ब्लड को 3 कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहते हैं, 2 में या 4 में, तो अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ कर सकते हैं उस तरह के ब्लड बैग्स। ये मैंने आपके लिए सिंबॉलिक डायग्राम बनाई है। ये समझ लें होल ब्लड है, ठीक है, जो हमने निकाला है। हम इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। Blood bag is centrifuged at 2800 revolution per minute RPM for 10 minutes at 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमने ब्लड बैग लिया है, हमारे पास रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होती है, उस पे हम 2800 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए हम इसको सॉफ्ट स्पिन देते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सुपरनेटेड प्लाज्मा इज सेपरेटेड टू अदर बैग। About 70 to 100 ml plasma is left in the RCC red cell concentrate for their survival. अब हम क्या करते हैं कि जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इस तरह की फर्ज के ब्लड बैग है, उसके ऊपर प्लाज्मा आ जाता है और नीचे रेड ब्लड सेल आते हैं। रेड ब्लड सेल को हम सेपरेट कर लेते हैं, जिनको हम रेड सेल कंसनट्रेट कहते हैं, और प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं। अब ये जो रेड सेल हैं ये बिल्कुल प्योर रेड सेल नहीं होते, इसके अंदर हम 70 से 100 ml प्लाज्मा छोड़ देते हैं ताकि रेड ब्लड सेल जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं या उसके सर्वाइवल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड हो सकें। तो पहले स्टेप पे हम सिंपल उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, आर सी जो हैं वो सेपरेट कर लेंगे। तो ये रेड सेल कंसनट्रेट को हम कैसे सेपरेट करते हैं, सिंपल, ब्लड बैग को हम 2800 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट्स के लिए। ठीक हो गया। और याद रखें ये रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होती है, ये आम सेंट्रीफ्यूज नहीं होती। अब जो दो चीज़ हैं वो इकट्ठी सेपरेट होते हैं, उनमें है प्लेटलेट। Bag is again centrifuged at 3200 rpm at 22 degree centigrade. Supernatant is separated in bag and left behind is the platelet concentrate. हम जो उसका सुपरनेटेंट होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। जो नीचे जो चीज़ बचेगी, सेल्स जो बचेंगे, वो प्लेटलेट कंसनट्रेट होता है। ओनली 30 to 50 ml प्लाज्मा इज लेफ्ट इन दिस बैग। इस बैग के अंदर सिर्फ 30 से 50 ml प्लाज्मा होगा, वो प्लेटलेट के को सर्वाइवल और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। अब ये देखें, जैसे हमारे पास सिंपल बैग था उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, प्लाज्मा और आरसीसी अलग हो गए, तो हमने प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया बैग में और आरसीसी को उधर ही रहने दिया। ठीक है। अब प्लाज्मा को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर होगा वो प्लाज्मा होगा जिसको हम एफएफपी कहते हैं, और नीचे जो है प्लेटलेट बचेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब जो एफ एफ पीज हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लाज्मा इज स्टोर्ड एट -18 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एफ एफ पी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। हम इसको
सेपरेट कर लेंगे। -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको जो है ना स्टोर करते हैं, और ये हमारे पास जो है फ्रोज़न फॉर्म में होता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के फिर हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसमें आपने इनकी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। होल ब्लड अगर हम लेते हैं और उसको हम स्टोर करेंगे 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब आम जो हमारा फ्रीज़र होता है उसमें, रेफ्रिजरेटर होता है उसमें, इसकी जो शेल्फ लाइफ है ये तकरीबन 35 डेज़ है। बहुत से लोग जो छोटे सेटअप्स में होते हैं हॉस्पिटल में, वो इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने जी ताज़ा ब्लड लेकर लगाना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एक ब्लड प्रॉपरली स्टोर हो रेफ्रिजरेट उसके प्रॉपर टेम्परेचर पे, तो हम उसको 35 डेज तक का ब्लड इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी ब्लड देते हैं और उसके बदले में अपना मुतलका ब्लड लेकर फ़ौरन मरीज़ को लगवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम डोनर ढूंढें, उसकी स्क्रीनिंग हो, क्रॉस मैच हो, उसका फिर ब्लड लेकर उसको लगाएं। तो वो प्रेफरेबल चीज़ नहीं है बड़े सेंटर पे। इस तरह जो हमारे रेड सेल कंसनट्रेट हैं उसको हम 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैसे के वैसा स्टोर करेंगे जैसे होल ब्लड को करते हैं। लेकिन इसकी जो शेल्फ लाइफ है ये भी वैसे है तकरीबन 35 डेज। FFP जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसको हम -18 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो पे स्टोर करेंगे और इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 1 साल है। और अगर इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे प्लेटलेट्स कंसनट्रेट। जो हमारे प्लेटलेट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके लिए एक हमारे पास अलग इनक्यूबेटर चाहिए होता है जो था इसको था करता रहता है, मतलब हिलाता रहता है, इसको शेक करता रहता है, शेकिंग इनक्यूबेटर होता है। और इसका जो टेम्परेचर है ये 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 5 दिन है, 5 डेज। तो इसी तरह हम अपने सेल्स को, जो हमारे पास ब्लड होता है, इसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसको हम प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। सिंपल बात याद रखें, इनका हर एक जब हम इसको बनाते हैं इसके कंपोनेंट्स, उनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। हम जो प्रॉपरली स्क्रीन करते हैं HIV, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, VGRL, और बाकी जो ब्लड हिस्ट्री जो हम डोनर से लेते हैं, और जो डोनर सिलेक्शन में जो उसका जो मेजर क्राइटेरियाज हैं, जो हमारा अलग लेक्चर है ब्लड डोनर सिलेक्शन, उसको आपने देखना है। उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि ब्लड डोनर कैसा हो। फिर उसका ब्लड लेने के बाद हम उसको प्रॉपरली इन कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। किस किस चीज़ में? रेड सेल कंसनट्रेट में, प्लेटलेट्स में और FFPs में। तो इसको हम सेपरेट करने के बाद इसके मुतलका टेम्परेचर्स पे भी हमने इसको रखना है, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक सिंपल ब्लड बैंक जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे है, वहाँ पे कंपोनेंट सेपरेटर नहीं है। तो वहाँ पे तो हम सिंपल होल ब्लड लेंगे और उसको हम होल ब्लड ही पेशेंट को लगाएंगे। लेकिन जो अच्छे सेटअप्स हैं वहाँ पे ब्लड सेल कंपोनेंट सेपरेटर मौजूद हैं, वहाँ पे आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसके प्रॉपर स्टोरेज करके उसके ब्लड ग्रुप प्रॉपर लेबल करके उनकी एक्सपायरी लिख के रखेंगे और फिर मरीज़ को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे जब और जैसे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया? ये इसके बारे में अहम चीज़ें हैं। अगर आपने कोई और बात समझनी हो तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।